प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। हम आपको बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपके दो टॉपिक कवर किए थे। अगर हम चैप्टर के पॉइंट पे आए तो पहली टॉपिक आपकी थी, यहाँ पे देखिए पहली टॉपिक आपकी है पुष्प। तो हमने पुष्प भी पढ़ लिया था और निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब अगली हेडिंग है दोहरा जो है निषेचन, लेकिन दोहरा निषेचन से पूर्व एक घटना होती है परागण की। कारण ये होता है कि जो पराग कण है वह भी अचल हैं और जो अंडाणु है वह भी अचल हैं। चूंकि दोनों चलायमान नहीं है, इस कारण से इन्हें किसी माध्यम की बाहरी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और उसी बाहरी माध्यम से पराग कण का स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती। परंतु परागण एक बड़ी टॉपिक होती है इस चैप्टर के अंतर्गत और आपके पेपर में भी इस तरह के परागण से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग वहीं पे पहुंचते हैं और ये परागण को जूम करते हैं, एक एक करके चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। परागण थोड़ी सी बड़ी टॉपिक है, बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पे कुछ इसमें जल परागण, वायु परागण, इन सबसे रिलेटेड चीजें हैं और प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नई टॉपिक मैं अपने से लेके आया हूं, ये आपके एनसीईआरटी की टॉपिक है। यहां से देखिए अब निषेचन तक अगर जाएंगे तो दोहरा निषेचन देखिए अभी आगे है और लगभग ये देखिए तीन या चार पेज जो है मिला करके है। निषेचन पश्चात घटना तक हम लोग आएंगे और ये 4 पेज है, 4 पेज को हमें कवर करना है। क्योंकि निषेचन पश्चात घटना बड़ी हेडिंग वो भी है, तो अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका यहाँ पे परागण। परागण को इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि परागकण का स्टिग्मा तक यानी मादा भाग के स्टिग्मा तक पहुंचना और वहां जाकर के अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। देखते हैं क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे। पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पी पादपों में नर और मादा युग्मक क्रमशः परागकण और भ्रूणकोश को पैदा करते हैं। जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, ये नर भाग होता है और भ्रूणकोश जो होता है ये मादा भाग होता है, ठीक है। चूंकि दोनों ही युग्मक अचल होते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों युग्मक कैसे हैं, दोनों ही युग्मक क्या है, अचल हैं और निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को एक साथ आना आवश्यक है। एक तो दोनों पास होंगे ये बात की सुनिश्चितता नहीं है, हो सकता है कि एक पास हो सकता है कि अलग अलग शाखाओं पे हो सकता है अलग अलग पुष्पों में हो सकता है कि अलग अलग पौधों में हो, तो ये निश्चित नहीं है। और इन दोनों जब तक पास नहीं आएंगे तब तक प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली नहीं है। यह कैसे संपन्न हो, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है। परागकणों परागकोश से झड़ने के पश्चात तथा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के स्थानांतरण या संचरण को परागण कहते हैं। कह रहा परागकण का झड़ करके स्त्री केसर के ऊपर पहुंचने की प्रक्रिया का हुई क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पी पादपों में एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यूह विकसित होता है। ये परागकण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों किस पे निर्भर करते हैं, बाहरी कारक पर निर्भर करते हैं। जो बाहरी कारक होते हैं उस पर उपयोग करते हैं और अधिक समय तक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं, ठीक है। अब उसको छोड़िए, यहां आइए। परागण के प्रकार। अच्छा, छोटे क्लास में आप 6, 7, 8 में देखेंगे परागण के 2 स्रोत बता दिए जाते हैं, एक पर परागण होता है, एक स्वपरागण होता है। लेकिन जब हम यहां पे पढ़ते हैं तो हमारी एनसीईआरटी ने इसे 3 प्रकारों में बांटा है और उसके नाम भी कुछ अलग अलग तरह के दिए गए हैं। देखिए वह एक विधि है, स्वपरागण पर परागण एक विधि है, जबकि यहाँ पे एक प्रकार है। तो वही कह रहा है कि पराग के स्रोत को ध्यान में रख करके, परागकण आ कहां से रहा है, इसके स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण को हम लोग कम से कम 3 भागों में बांट सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला स्वयुग्मन, ऑटोगैमी। एक ही पुष्प में परागकोश के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण। कह रहा है एक ही पुष्प में जो है परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण है। इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में जहां परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता और अनावृत होता है। कह रहा है एक समान पुष्प है जहां पर परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता और अनावृत होता है, वहां पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है, ठीक। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग को वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता पड़ती। अब सपोज करिए कि दोनों परागकण हैं
एक ही पौधे में है, एक ही साथ है। लेकिन अब समस्या क्या है कि एक मान लीजिए मई में मैच्योर हो रहा है और दूसरा जून में मैच्योर हो रहा है। एक की मैच्योरेशन फरवरी में है, एक की मैच्योरेशन मार्च में है। यानी एक का मैच्योरेशन मान लेते हैं 1 तारीख को है, दूसरे का मैच्योरेशन 10 तारीख को, तब तक परागकण मर गया, तब तक वर्तिकाग्र पे दूसरा लैंडिंग साइट हो गई। तो दोनों की समयुग्मता होती है, क्या करनी, समकालिकता होनी चाहिए। एक समान समय में जब नर और मादा दोनों परिपक्व होंगे तभी ये क्या कर पाएंगे, निषेचन की प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। कह रहा है इसके लिए ही परागकोश और वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ एक चीज और होनी चाहिए स्वयुग्मन में, कि दोनों एक पास स्थित हो। जैसे मक्का है, दूर दूर है, अब है तो एक ही पौधे में लेकिन स्वयुग्मन नहीं हो पा रहा है, वो एक तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, यानी पर परागण होता है। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि दूर दूर है। तो इन्हें एक पास अवस्थित भी होना चाहिए। दूसरी पॉइंट होगी, देखिए ये सब पॉइंट आएंगे आपको काम देंगे सर्सन रीजन में, ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। कुछ पादप जैसे कि बायोला, इसे पांसी कहते हैं, एक्जोलिस और कमलिना कनकौआ कहा जाता है, कि 2 पुष्प पैदा होते हैं। अब इनमें 2 प्रकार के नए नए पुष्प बनते हैं। एक को हम लोग कहते हैं उन्मीली परागण और दूसरे के अनउन्मीली परागण। ठीक है, उन्मीली परागण क्या होता है, अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, इसके परागकोश और वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। ठीक, तथा अनउन्मूली परागण में पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते, यानी कभी खिलते नहीं हैं। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं तब परागण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। अतः अनउन्मीली परागण सदैव स्वयुग्मक होते हैं। कह रहा अनउन्मीली परागण, चूंकि भैया फूल खिलेगा ही नहीं। अब एक बंद कमरे में एक नर और मादा को रख दिया जाए, थोड़ा सा भोजपुरी में समझते हैं। एक बंद कमरे में एक नर और मादा को रख दिया जाए, ठीक, और कह दिया जाए भाई दोनों का मैच्योरेशन एक ही समय है, यानी दोनों परिपक्वता एक ही समय पाएंगे, दोनों एक ही समय में टीनेजर होंगे, एडल्ट होंगे। ठीक, अब कह दें और एक पत्नी है और एक पति है, जिसमें दोनों हैं तो साथ ही साथ रहते हैं एक साथ, लेकिन ये खुली हुई है। खुली हुई मतलब इसके यहां बाहरी लोग भी आ रहे हैं। अब सोचिए कि शुद्ध किस पे ये कहेंगे कि ये शुद्ध बच्चा पैदा हुआ इसी पति पत्नी का। अब इससे भोजपुरी, इससे ज्यादा तो नहीं शार्ट बताया जा सकता ना, क्योंकि अनउन्मीली परागण जब फूल खिल ही नहीं रहा है तो दूसरे परागकण आने का कोई चांस ही नहीं है, तो दूसरे का बच्चा हो ही नहीं सकता, एकदम शुद्ध स्वयुग्मन होगा। लेकिन यहां पे मामला गड़बड़ होने के चांस हैं। ये तो पति पत्नी के मैं उदाहरण लिया हूं, लेकिन पौधे में तो फूल खिला है भाई, हवा चल रही है, परागकण उड़ के आ गया, तो आप रोक लेंगे क्या, तो रोक तो पाएंगे नहीं। लेकिन यहां पे अगर फूल खिलेगा ही नहीं तो 100% स्वयुग्मन होगा, क्योंकि यहां पर वर्तिकाग्र पट या क्रास होता है, पर परागण अवतरण का अवसर नहीं पाते। कह रहा है कि इसका जब बड़ा भाई जब फूल ही नहीं खिला तो पट है, और इसके ऊपर बाहरी आएगा तो ढका हुआ है, तो अंदर थोड़ी नहीं जा पाएगा, और जब अंदर नहीं जा पाएगा तो स्वयुग्मन एकदम फर्स्ट क्लास कहां होगा, अनउन्मीली परागण में। उन्मीली परागण पुष्प सुनिश्चित रूप से परागण, हालांकि उन्मीली परागण में भी सुनिश्चित रूप से क्या होते हैं कि ये स्वयुग्मन होते हैं, लेकिन कई बार ये जो है पर परागण भी कर लेते हैं। सजात पुष्पी परागण, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण, देखिए ये पौधा है, इसमें एक पुष्प यहां एक पुष्प यहां, इसमें इसका परागकण इसके मादा भाग से निषेचन कर ले, इसका परागकण इसके मादा भाग से निषेचन कर ले, ये कंडीशन है। ठीक है, कह रहा है एक ही पादप के, पादप एक है, के पुष्प के परागकण, 2 अलग अलग पुष्प हैं के परागकण एक दूसरे पुष्प के एक ही पुष्प का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर परागण की कंडीशन देखने को मिल रही, लेकिन इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। यद्यप सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से जब उसको हम देखते हैं तो क्रिया के रूप से कैसा है, पर परागण नहीं भाई, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, पर परागण नहीं है। जबकि इसमें अगर हम किसी ना किसी एजेंट की आवश्यकता पड़ती, कारक की आवश्यकता पड़ती। सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा होता है, क्योंकि बताइए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जीन तो उसी का रहेगा। तो अब भाई एक ही पेड़ के कई फूल हैं तो वह क्या होता है, स्वपरागण जैसा भी होता है।
पर निषेचन यानी पर परागण जिसे कहते हैं। इसमें भिन्न पादपों के परागकोश भिन्न पुष्पों तक जाते हैं, यानी एक ही स्पीसीज के परागकण एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक किसी न किसी कारक की सहायता से जाते हैं, तो उसे पर परागण या पर निषेचन के नाम से जानते हैं। परागण के अभिकर्मक या कारक कौन से अभिकर्मक हैं जो ये परागण की प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं? कह रहे पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में दो जीवी वायु और जल तथा एक जीवी, दो आजीवी वायु और जल तथा एक जीवी यानी प्राणी कारक का उपयोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए करते हैं। अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवी कारकों का उपयोग करते हैं, बहुत कम पौधे आजीवी कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारक परागण के वर्तिका के संपर्क में लाने में महज संयोगात्मक घटना होती है। इसमें अनिश्चितता और परागणों के जुड़े हुए तत्वों का नुकसान होना लाजमी हो जाता है, इसलिए परागण की संख्या परागकणों की संख्या असंख्य मात्रा में पैदा करनी पड़ती है। जीवी आजीवी परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के और चिपचिपाहट रहित परागकणों की जरूरत होती है। ये देखिए, वायु परागण में कैसा परागण चाहिए? हल्का होना चाहिए, चिपचिपाहट युक्त परागण होना चाहिए ताकि वे हवा के झोंकों में आसानी से संचरित हो सके। पुष्पों से युक्त होते हैं और ये बृहद पुच्छ में वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं ताकि आसानी से वायु द्वारा उड़ते हुए परागण एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। प्रत्येक अंडाशय में अब ये वही सब चीजें लिखी गई जो मैं बोल रहा हूं, इसके नीचे ये जहां से पढ़ना है। इसका एक जाना पहचाना उदाहरण कह रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो जाने वाली बात हो रही, कह रहा है इसका एक जाना पहचाना उदाहरण कौन है? भुट्टा, मक्का जिसे कहते हैं, कानकोब कहते हैं। आपने फुदने फुदने अर्थात वो टेंसिल कहते देखे ना, जो बाल जैसा ऐसे निकला रहता मक्का में से, टेंसिल देखे होंगे, जो कुछ नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका है जो हवा में झूमते रहते हैं और परागण को आसानी से परागकणों को आसानी से पकड़ कर ले आते हैं। वायु में ठीक जो परागकण उड़ रहे हैं उन्हें पकड़ करके ले आते हैं और आसानी से परागण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। कह रहा घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य विधि होती है। पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है, यह लगभग 30 वंशों तक ही सीमित रह गया है। अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में होता है। इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये इन्हें हम लोग 11th में पढ़े थे और इसमें बताया गया था कि निषेचन मुख्य रूप से किसमें होता है? पानी की सहायता से ही इनमें निषेचन यानी परागण की प्रक्रिया पूरी होती है। नियमित साधन जल है। यह विश्वास किया जाता है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण बेलिसनेरिया तथा हाइड्रिला हैं जो ताजे पानी में उगते हैं, और अनेक समुद्री जल घासों जैसे कि जोस्ट्रा आदि जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। अधिकतर जलीय पौधे जोस्ट्रा, ठीक कह रहा है, बहुत से ऐसे जलीय, अब यहां देखिए कुछ चीजें छूट रही हैं, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण जो जल द्वारा परागण कैसे, जैसे बेलिसनेरिया है तथा हाइड्रिला जो कि ताजे जल में उगते हैं, और समुद्री जल घासें जैसे कि जोस्ट्रा, ये तीनों किससे निषेचन करते हैं? जल के द्वारा परागण की प्रक्रिया इनकी होती है। तीनों बेलिसनेरिया, हाइड्रिला और जोस्ट्रा। नीचे देखिए, कह रहा सभी जलीय पौधे जल द्वारा परागण को उपयोग में नहीं लाते हैं। कह रहा सब में जल में पौधे पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पे परागण जल द्वारा नहीं होता है। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हाइसेंथ यानी सिंघाड़ा और वाटर लिली यानी कुमुदनी पानी की सतह के ऊपर उगते हैं, अतः इन्हें कीटों द्वारा या वायु द्वारा परागण की प्रक्रिया इसमें होती है। प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं वाटर लिली और इसके, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे था, इसीलिए मैं फिर स्थिर हो गया, नहीं मैं तेजी से चल रहा था। जैसा कि अधिकतर अब वही है, स्थलीय पादपों में पौधे वायु द्वारा परागण करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे किसमें वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ में परागण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। एक और उदाहरण है, वेलिसनेरिया लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनके कुछ संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प और वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। एक अन्य समूह में जलीय परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घास सी ग्रासेस में मादा जल पुष्प के सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और परागकणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार बहुत सारी प्रजातियों में परागण लंबे फीते जैसे होते हैं और जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से वर्तिकाग्र तक
कुछ वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण पूरा हो जाता है, जबकि कुछ वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं वहां थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। कह रहा है जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्म आवरण द्वारा संरक्षित किया जाता है। कह रहा है पानी में नहीं तो सड़ जाएंगे, तो इनके ऊपर श्लेष्म आवरण पाया जाता है। वायु तथा जल परागित पुष्प ना तो बहुत रंग युक्त होते हैं और ना ही मकरंद पैदा करते हैं, क्योंकि इन्हें कीटों को आकर्षित करने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। अधिकतर पुष्पी पादप परागण के लिए प्राणियों का अभिकर्मक के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियां, भौरे, तितली, वर्रब, चींटी और सलभ कीट, पक्षी, ये सभी, और उसके बाद भी कुछ है, सक्कोआ, गुंजन पक्षी, चमगादड़ आदि सामान्य परागणी अभिकर्मक है। प्राणियों में कीट पतंग, विशेष रूप से मधुमक्खी प्रधान जीवी परागण कर्मक है। यहाँ तक एक बड़े नर बानर के प्राणी लीमर और लेम्यूर, वृक्षवासी शाखा कृंतक और यहाँ तक कि सरीसृप गीको छिपकली और उपवन छिपकली भी कुछ प्रजातियों में परागण के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रायः प्राणी परागित पौधों में पुष्प के विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन सुगंध युक्त होते हैं। अच्छा देखिए, अभी ऊपर पढ़े थे कि जो वायु द्वारा परागित होते हैं उसमें मकरंद, पुष्प की सुगंध और कलर नहीं होता, लेकिन यहाँ आप कह रहा है कि अगर कीट परागित है, पुष्प बड़े होंगे, रंगीन होंगे, सुगंध युक्त होंगे और मकरंद पैदा करेंगे। इसी की लालच में कीट आएंगे और परागण की प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है जब पुष्प छोटे होते हैं तो इनमें पुष्प एक पुष्पवृंत के समूहबद्ध होकर के अधिक उभर जाते हैं, ताकि प्राणी रंगों और अथवा सुगंध के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। मक्खियों और बीटलों से परपरागित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे कि प्राणी आकर्षित होते। प्राणियों में भेंट जारी करने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ और पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। मकरंद और परागकण फूलों द्वारा प्रदत्त किया गया पारितोषिक होता है। इस पारितोषिक में पाए जाने के लिए आगंतुकों को परागकोश तथा वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए जाना जाता है। प्राणी के शरीर पे परागकणों का आवरण, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। प्राणी परागित फूलों में प्रायः चिपचिपाहट होता है। जब परागण के लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो वह परागण पूरा हो जाता है। कुछ पुष्प प्रजातियों में पुरस्कार अंडा देने को की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक उदाहरण है एमोर्फोफिलस के लंबवत पुष्प। ये पुष्प बहुत लंबवत होता है, लगभग 6 फीट ऊंचा होता है। ठीक ऐसा ही एक सहसंबंध सलभ के प्रजाति का यूका पादप के बीच का संबंध होता है, जो बिना एक दूसरे को अपना जीवन पूरा नहीं कर सकते हैं। इसमें सलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती। कह रहा है इसमें सलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कहा देती है, कोष्ठक में देती है। इसके बदले में सलभ द्वारा परागित होते हैं और लार्वा अंडे बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। क्यों ना आप निम्नलिखित पादपों के कुछ पुष्पों का अवलोकन करें, जैसे खीरा, आम, पीपल, धनिया, पपीता, प्याज, लोबिया, कपास, तंबाकू, गुलाब, नींबू, यूकेलिप्टस, केला, या पता करने की कोशिश करें कि इनके आसपास कैसे कीट भ्रमण करते हैं और वो किस प्रकार से परागण में सहायता करते हैं। तो इसके बारे में आप वहां पे जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़िए। वही प्रजनन युक्तियां। अधिकतर पुष्पी पादप उभयलिंगी पुष्पों और परागकणों को उत्पन्न करते हैं। बहुत हद तक इस पुष्पी पादपों में वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतः प्रजनन और नमन होता है। पुष्पी पादपों में बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित किए गए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित कर सकते हैं, जिससे पर परागण की विधि को बढ़ाया जा सकता है। देखिए पर परागण से क्या होता है, पौधों में अच्छे गुण आते हैं, इसलिए पर परागण की विधि को बढ़ाना आवश्यक होता है। इसलिए पर परागण के लिए ज्यादा प्रेशर किया जाता है और स्वपरागण को रोकने के विकल्प अपनाए जाते हैं, कुछ साधन अपनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका कहां पे आ गए, बड़ा लंबा चौड़ा है भाई, समय है नहीं। ऐसा करते हैं ना कि देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं, मैं ओरल बता दे रहा हूं। देखिए क्या होता है, मैं ओरल 5 मिनट में खत्म कर दूं, पढ़ने में बड़ा टाइम लगे। देखिए कह रहा है कि जब हम इसको पढ़ लीजिएगा, दोहरा निषेचन से दूसरे वीडियो में पढ़ा देंगे, ध्यान से मैं बता दे रहा हूं क्या होता है। कह रहा है कि हमारे पास एक पुष्प है, मुझे थोड़ी टाइम की कमी है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है,
अब सुनिए, कह रहा है कि एक पुष्प है और इसमें नर और मादा दोनों भाग हैं। अब नर और मादा दोनों भाग के कारण हो क्या रहा है कि ये इसी पे जाएगा और निषेचन की प्रक्रिया पूरा कर लेगा। हम चाह रहे हैं कि इसका निषेचन किसी दूसरे पुष्प से यानी पर परागण हो। ऐसी कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे स्वपरागण से रोकना पड़ता है। अब उसके लिए हमारे पास दो तकनीकी आती है, हम इसे इमेस्कुलेशन कर सकते हैं और बैगिंग कर सकते हैं। इमेस्कुलेशन को विपुंसन शायद कहते हैं और बैगिंग को जो है थैलीकरण कहते हैं, इसी में होगा कहीं देख लीजिएगा। तो इमेस्कुलेशन और बैगिंग में क्या काम करते हैं, पहले इमेस्कुलेशन के द्वारा नर भाग को काट के अलग कर देते हैं और इसे पैकेट में भर लेते हैं, बैगिंग कहलाता है। अब क्या होगा, जब ये पार्ट रहेगा ही नहीं तो यहाँ पे स्वयुग्मन होगा नहीं, और तब किससे हम पर परागण द्वारा इसे परागित करा सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और इसी युक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी युक्तियों को ही हम क्या कहते हैं, बही प्रजनन युक्तियां के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग जो है हमारी, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। कह रहे हैं जब परागकण स्त्रीकेसर के ऊपर पहुंचता है तो ये दोनों आपस में संकर्षित होकर के यानी जुड़ करके एक आगे बढ़ते हैं, और अगर परागकण उसी जात का होता है तो वहां पे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है और परागण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। हम अगले वीडियो में इसके बारे में पूरी एनसीईआरटी हम आपके पढ़ देंगे। जैसे हमें वहां पे जब हम अगले टॉपिक शुरू करेंगे तो वहां हमें बताना पड़ता है ना हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम दोहरा निषेचन वहां से शुरू करेंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पे विपुंसन है, बोरो वस्त्रावरण है, तो इन सब के बारे में मैं वहां पे आपको अगले वीडियो में पढ़ दूंगा। दोहरा निषेचन शुरू करने से पहले मैं एनसीईआरटी की जो भी 2 पैराग्राफ बचे हैं उसे पढ़ करके मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोहरा निषेचन छोटा है तो मैं अगली टॉपिक के साथ उसको कवर कर दूंगा, भ्रूण पोष ये सब लेकर के। आपका अभी देखिए 21 पे है, अगले वीडियो में तो नहीं लेकिन 2 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।